हेलो दोस्तों, आई एम सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनवांटेड एआई। दोस्तों, हमारे देश भारत ने हर एक फील्ड में हमेशा से दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है, जैसे बटन, चेस, जीरो, आयुर्वेदा, यूएसबी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तरह तरह के स्पाइसेस, योगा, प्लास्टिक सर्जरी, डेसिमल नंबर सिस्टम, शैम्पू, डायमंड, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ बात टेक्नोलॉजी की आती है वहाँ पे भी हमारा देश किसी से पीछे नहीं है। भारत में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को पूरी दुनिया के सामने योग्य बनाया है। एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट। लेकिन दोस्तों, अब हमारा देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में कहाँ पर है? क्या वो और देशों से टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया है? हमारी सरकार टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या स्टेप्स ले रही है? तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो हर एक भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। UPI payment system. Launched in 2016 and touching 10 billion transactions by 2023. The benefits for the world's fifth biggest economy. Plastic waste is one of the biggest threats. Launch of India's Chandrayaan-3 First country in the world. India is working towards introducing what is known as digital currency. दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर और उसके बाद जो हमने सबसे ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की है या फिर जो सबसे बड़ा बदलाव हमने ऑब्जर्व किया है वो है डिजिटलाइजेशन। आजकल सभी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। हमें कोई फॉर्म फिल करना हो या किसी की फीस सबमिट करनी हो, पुलिसमैन को वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना चालान बचाना हो या फिर टोल पे करना हो, आज हम एक टॉफी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी ऑनलाइन एक सेकंड में पेमेंट करके खरीद सकते हैं। और ये सब इतना आसान हो पाया है यूपीआई के कारण। दरअसल दोस्तों, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के द्वारा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है और इंस्टेंट वो दूसरे अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। यूपीआई को भारतीय गवर्नमेंट ने 2016 में एनपीसीआई से डेवलप कराया था। एनपीसीआई बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि सेफ, सिक्योर और इफेक्टिव यूपीआई नेटवर्क प्रोवाइड करती है। दोस्तों, यूपीआई के कारण ही आज हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं इजीएस्ट ऑनलाइन पेमेंट मेथड के मामले में। यूएस जैसे बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में भी सेम ट्रांजैक्शन में 24 से 48 आवर्स तक का टाइम लगता है और इंस्टेंट पेमेंट के लिए चार्ज देना होता है। G20 समिट में आए सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने यूपीआई को यूज किया, यूपीआई की काफी सारी तारीफ की और वो अपने कंट्रीज में भी यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन यूपीआई के कारण यूएस थोड़ा डर रहा है। दरअसल उनके डर के पीछे का कारण ये है कि जो हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो बेसिकली 3 कंपनीज के होते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे। वीजा और मास्टर कार्ड यूएस की कंपनी है, जबकि रुपे इंडियन कंपनी है। पिछले कुछ सालों में रुपे कंपनी की डिमांड वीजा और मास्टर कार्ड के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहली बात वो एक भारतीय कंपनी है और दूसरी बात वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे हम यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। जो हमारा अमाउंट होगा जो हम यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। अब अगर यूपीआई जैसी बहुत ही इजी पेमेंट मेथड अगर यूएस जैसे कंट्री अडॉप्ट कर लेते हैं तो सभी लोग यूपीआई पर शिफ्ट हो जाएंगे और वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा कराती है। तो इसीलिए दोस्तों, यूएस अपना ही एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड डेवलप करना चाहता है जिससे इन कंपनीज का भी नुकसान ना हो। दोस्तों, यूपीआई के साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में एक और ऑनलाइन पेमेंट मेथड डेवलप कराया था एनपीसीआई से ही, जो कि है ई-रूपी। ई-रूपी को बेसिकली डेवलप किया गया था करप्शन को कम करने के लिए। जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने अपने पब्लिक स्पीच में कहा था कि अगर दिल्ली से गवर्नमेंट किसी नागरिक को 1 रुपया भेजती है तो उस नागरिक तक सिर्फ वो 1 रुपया 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तो इसी करप्शन को कम करने के लिए सरकार ने ई-रूपी को इंट्रोड्यूस किया है। दरअसल ई-रूपी बेस्ड है ब्लॉकचेन सिस्टम पर। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट एक स्कूल में 1000 रुपए की किताबें देना चाहती है, तो गवर्नमेंट एनपीसीआई को ऑर्डर देगी और एनपीसीआई 3 क्यूआर कोड जनरेट करेगा। एक क्यूआर कोड वो अपने पास रखेगा प्रूफ के तौर पर, एक क्यूआर कोड को स्कूल के ओनर या फिर प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाएगा और एक क्यूआर कोड इंडिया में जितने भी बुक स्टोर्स हैं जहां पे वो बुक अवेलेबल है उसके पास भेज दिया जाएगा। अब जब उस स्कूल के ओनर या फिर प्रिंसिपल उस क्यूआर कोड को किसी भी बुक स्टोर पर दिखाएंगे तो उनको वो 1000 रुपए की किताबें मिल जाएंगी। अब ये ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपए की किताबें ले लें और 500 रुपए अपनी जेब में रख लें।
या फिर वो QR कोड को क्लेम ही ना करें। अगर एक लिमिटेड टाइम तक वो QR कोड क्लेम नहीं किया जाता है तो वो QR कोड इनवैलिड हो जाएगा और वो 1000 रुपये वापस गवर्नमेंट के अकाउंट पे चले जाएंगे। तो इससे करप्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, ई-रूपी गवर्नमेंट की जो थीम है DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस थीम को फुलफिल करता है और साथ ही करप्शन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, नेचर को अच्छा रखने के लिए भी सरकार बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रही है, जिसमें से एक है इलेक्ट्रिसिटी। दरअसल जो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज करती है उसका 60% फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है। फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए सभी कंट्रीज चाहते हैं कि वो अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से खत्म करके किसी और चीज पे वो डिपेंड हो। और फॉसिल फ्यूल का सबसे अच्छा ऑल्टरनेट दो हो सकते हैं, पहला न्यूक्लियर पावर और दूसरा सोलर पावर। दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी हाई होगी लेकिन उसके रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आप सेम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी लेकिन उसके रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आप क्या चूज करेंगे? तो शायद आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि जिसके रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसी चीज को डेवलप करना चाहेंगे। तो दोस्तों, सेम चीज अप्लाई होती है सोलर पावर पर। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट हो जाता है यूरेनियम, जो कि भारत में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हमें वो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना होगा जिसके लिए हमें उन्हें अमाउंट पे करना होगा। लेकिन दोस्तों, सोलर पावर में ऐसा नहीं है। हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज और यहाँ पे 200 से 250 दिन अच्छी धूप निकलती है, शाइनी डेज होते हैं। तो सोलर पावर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इसी चीज को देखते हुए दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले के भदला नामक जगह पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट 14,000 एकड़ की भूमि पर है और 10 मिलियन सोलर सेल्स इसमें लगाई गई हैं। दोस्तों, ये पावर प्लांट 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे कोलकाता जैसे बड़े शहर की 1 साल की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा सकती है। इसी पावर प्लांट के कारण हम दुनिया के 4th सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी के। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हम यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमने काफी सारे स्पेस मिशन किए हैं जैसे चंद्रयान, आदित्य L1, मंगलयान, और इन सभी मिशन के कारण हम दुनिया में 5th प्लेस पर स्टैंड करते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने में। इसी के साथ हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोफेशनल स्किल्ड लोग हैं वो भी दुनिया में नंबर 5 पर है। हमारा देश काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है हर एक फील्ड में, टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। हमारे देश में आईफोन मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। दरअसल कुछ साल पहले तक हमारे देश में मोबाइल फोन को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन दोस्तों आज हमारा देश दुनिया में 2nd स्थान पर है स्मार्टफोन को प्रोड्यूस करने में। और इसी के साथ सरकार नई नई स्कीम्स लेकर आ रही है। जैसे पैंडेमिक के टाइम पर सभी कंपनीज ने अपने काम को स्लो डाउन कर दिया था और साथ ही सेमीकंडक्टर्स की जो कंपनीज थी उन्होंने भी अपना काम थोड़ा स्लो डाउन कर दिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे ही मार्केट वापस ओपन हुए, तो सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई और सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई कम हो गई। और उस टाइम पे सारी कंपनीज मिलकर भी सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पाए और इसीलिए काफी सारे कंट्रीज को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल दोस्तों, सेमीकंडक्टर हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, रिमोट, वॉशिंग मशीन, सभी चीज में सेमीकंडक्टर्स यूज किया जाता है। और भारत, जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। और इतनी बड़ी डिमांड होने के कारण हमारे गवर्नमेंट ने 28 जुलाई से 30 जुलाई तक सेमिकॉन इंडिया 2023 के सम्मेलन में एक स्कीम को अनाउंस किया है। सरकार उन कंपनीज को 50% तक का इंसेंटिव देगी जो कि भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में। उन कंपनीज को पानी, बिजली और लेबर की पूरी सप्लाई दी जाएगी और साथ ही उन्हें टैक्स में भी थोड़ी राहत दी जाएगी। दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया 2023 की मीटिंग के बाद बहुत सारे कंपनीज ने डील साइन की है भारत में सेमीकंडक्टर की फील्ड में इन्वेस्ट करने की। और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो भारत में जो लैपटॉप 1 लाख रुपए का मिलता है वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के बाद सिर्फ 40,000 का रह जाएगा। और दोस्तों, भारत का एम है कि 2030 तक वो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा।
इतना ही नहीं, भारत का एम ये भी है कि 2030 तक वो टॉप 3 इकोनॉमीज में अपना नाम लिस्ट करा लेगा। हम सभी को भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में योगदान देना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए और सभी को अवेयर करना चाहिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग और बाकी सभी फील्ड के रिगार्डिंग। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार ही सिर्फ सब कुछ कर रही है, हमारे देश के नागरिक भी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। गुजरात के एक रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की चम्मचों की वेस्टेज को देखते हुए उन्होंने व्हीट और राइस की चम्मचों को स्टार्ट किया है, जिससे खाना खत्म होने के बाद हम वो चम्मच भी खा सकते हैं और प्लास्टिक की वेस्टेज उससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और जो भी प्लास्टिक वेस्टेज होती है भारत में उनसे भी सड़कें बनाई जा रही हैं, जो कि नॉर्मल सड़कों से बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। साथ ही दोस्तों जो भारत के युवक हैं और जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत अच्छा अपनी फील्ड्स में योगदान दे रहे हैं। IIT कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर पेरोस्काइट सोलर सेल को डिजाइन किया है, जो कि नॉर्मल सोलर सेल से काफी ज्यादा एफिशिएंट होने वाली है। और दोस्तों स्टूडेंट के नए नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी एक मुहिम चलाई है। उनकी वेबसाइट पर कोई भी आम नागरिक अपना आइडिया सबमिट कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट अपना आइडिया सबमिट कर सकता है और अगर वो आइडिया उनको अच्छा लगता है तो वो उस आइडिया को प्रैक्टिकली पॉसिबल करेंगे और साथ ही अच्छे आइडिया के लिए आपको एक अवार्ड भी दिया जाएगा। आप इन सभी आइडियाज को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आइडियाज को सबमिट किया है और उन्हें अवार्ड भी दिए गए हैं। शर्ट के बटन लगाने वाला स्टेपलर, एक ऐसा डस्टबिन जो कि अपने आप इंसेक्ट्स को मार देगा, पसीने सोखने वाले शूज बनाए गए हैं, जल्दी सूखने वाले शूज बनाए गए हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए टॉयलेट डिजाइन किए गए हैं जो कि साउंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे। साउंड को डिटेक्ट करके ब्लाइंड लोग टॉयलेट को खुद यूज कर पाएंगे। स्मार्ट वॉकिंग स्टिक डिजाइन की गई है। एनिमल्स में स्ट्रेस को मापने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है। नींद में चलने वाले लोगों के लिए एक ऐसा गैजेट बनाया गया है जो उनको अलर्ट करेगा। एक ऐसा गैस लाइटर डिजाइन किया गया है जो कि गैस लीक होने पर सबको वार्न करेगा। और साथ ही दोस्तों इजी क्लीनिंग वाटर टैंक और साउंड प्रूफ हैमर के आइडिया को भी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत के बहुत सारे लोग विदेशी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे रैंक पर हैं। उनके ही ऑर्डर्स पूरी कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं, जैसे सुंदर पिचाई गूगल अल्फाबेट के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, लक्ष्मण नरसिम्हा स्टारबक्स के CEO हैं और शांतनु नारायण अडोबे के CEO हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉरेन बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO या फिर अच्छी रैंक पर हैं। दोस्तों भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया है जो कि वो अपने टैलेंट को अपने देश में ही यूज कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की की जा रही है और आने वाले कुछ सालों में स्मार्ट सिटीज भी डिजाइन किए जा रहे हैं। इवन उन पे काम भी स्टार्ट हो गया है। भारत में आने वाले 5 से 10 साल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास होने वाले हैं और हम सभी को जरूरत है टाइम पर अवेयर होने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।